स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। धर्मांतरण को लेकर यूपी की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद से बीजेपी हमलावर है और विपक्ष खामोश। 10 साल पहले जो छांगुर बाबा रेहड़ी पर अंगूठियां और नग बेचता था, वो जब धर्मांतरण करने लगा तो कुछ ही सालों में करोड़पति बन गया। छांगुर बाबा ने मांडवी शर्मा को जैनब बना दिया, गुंजा गुप्ता को अलीना अंसारी बना दिया। धर्मांतरण कराने के लिए छांगुर बाबा ने धर्म भी देखा और जाति भी। जाति के हिसाब से सबके लिए अलग अलग रेट तय किए थे। ब्राह्मण, ठाकुर, सिख लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने पर 15 से 16 लाख रुपए जाते थे। ओबीसी समाज की जो लड़कियां थी, उनके कन्वर्जन का जो रेट था वो 10 से 12 लाख रुपए था, जबकि एसटी एससी समाज की लड़कियों को मुसलमान बनाने के लिए 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे। इस काम के लिए छांगुर बाबा ने एक पूरा रैकेट बनाया था, पूरा सिंडिकेट चल रहा था। इसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी। रकम विदेश से भी आती थी और किसी को शक ना हो इसके लिए 40 अलग अलग खाते खोले गए। जब तक की जांच में, जो अभी तक पूरी जांच हुई है, एटीएस को विदेश से 100 करोड़ रुपए की फंडिंग के सबूत मिल चुके हैं। छांगुर बाबा को लोग पहले हिंदू लड़कियों की जो उसके लोग थे वो जासूसी किया करते थे। ये पता लगाते थे कि उसे क्या तकलीफ है, और कभी इलाज के नाम पर, कभी मदद करने के नाम पर, कभी दुख दूर करने के नाम पर उन्हें अपने जाल में फंसा लिया करते थे। और इसके बाद होता था लड़कियों का धर्म परिवर्तन का खेल। अब बीजेपी ये कह रही है कि इसी को रोकने के लिए योगी सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया, जबकि विपक्ष अब भी ये मानने को तैयार नहीं है कि यूपी में संगठित तरीके से धर्मांतरण हो रहा है। आज हम इसी में बात करेंगे, मुकाबला में इसी पर बात होगी, और ये भी जानेंगे कि इसके प्रति जानबूझकर आंख मूंदने का नाटक आखिर क्यों किया जा रहा है। लेकिन पहले आपको एक ऐसी महिला का बयान सुनाएंगे जिसे बहला फुसलाकर मुसलमान बनाया गया। सुनिए जरा। 2019 में हम लखनऊ जब बाबा आए थे, उनसे मिलने गए। बाबा ने तावीज़ दी, एक हमें दुआ पड़ी, गंदी नीयत से छुआ भी था हमने। 2024 में रुद्र फिर से मेरे घर पे आया, कहने लगा कि बाबा आए हैं कानपुर में, चलो उनसे मिल लो चल के। वो मुझे फतेहपुर मस्जिद है वहाँ पे ले गया। वहाँ पे मेरा ज़बरदस्ती निकाह करवाया और छांगुर पीर बाबा ने मेरा वीडियो कॉल पे मेरा नाम जैनब रखा। वहीं पे उन लोगों ने 3 महीने तक उसने अपने घर पे हमें कैद करके रखा। अगर हम कुछ कहते थे तो धमकी देते थे कि कहते थे तुम्हारी मम्मी को मार देंगे, बहन को उठवा लेंगे। तरौला कस्बे में इसकी कोठी है। जो एक फकीर आदमी है, जो किसी 6-7 साल पहले वो मांग करके जीविकोपार्जन कर रहा था, आज 100 करोड़ से ऊपर की कोठी उसकी है। और आतंकी संगठन, धर्मांतरण, लव जिहाद और उसके अतिरिक्त काफ़ी ज़मीनों पर इसने कब्जा कर रखा है। महाराष्ट्र में पुणे में 16 करोड़ रुपए का इसने आतंकी गतिविधियों के लिए ये पैसा दिया, ये करारनामा है। हजारों करोड़ रुपया जो है ये विदेशी फंड नेपाल के जरिए आता है। और ये देखिए 90 लाख रुपए का ये अलग है। ये कितने फंड ये ऑनलाइन आया है। जो विदेशी फंडिंग आती है नंबर 2 से, वो नेपाल के रास्ते से आती है। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। विनोद बंसल हैं, प्रवक्ता वीएचपी के मेरे साथ हैं। अंबर जैदी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका पक्ष रखेंगे। हाफिज नूर अहमद अजहरी यूपी अध्यक्ष हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया, शुरुआत आपसे। आपने यकीनन नाम सुन लिए होंगे जहां पर मांडवी जैनब बन जाती हैं, गुंजा बन जाती हैं अलीना अंसारी, और उसके अलावा एक लंबी चौड़ी फहरिस्त आपके पास भी शायद आई हो। सोनू रानी, गुंजा गुप्ता, मालती सिद्धार्थ, हरजीत कश्यप, संचित गौतम, मूर्ति देवी, ये तमाम नाम हैं जिन्हें धर्म परिवर्तन जिनका कराया गया और उन्हें मुस्लिम नाम दे दिया गया। 2024 में जो कानून में संशोधन हुआ धर्मांतरण को लेकर, अब क्या आप उस कानून को सही मानते हैं? अभी भी लगता है सिर्फ टारगेट किया जा रहा था? अभी तक एक बात पूरी तरह से समझ में नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश में 8.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोनों के साल मिला दो तो कम से कम 20 साल तो हो ही जाएंगे। लेकिन जिम्मेदारी से कौन भाग रहा है? सरकार। ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। बीजेपी के प्रवक्ता महोदय आए हैं तो मैं उनसे पूछता ना, इसीलिए नहीं आए क्योंकि जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आए हैं अनुराग जी, आप पूछिएगा उनसे सवाल। आए हैं
जी। हाँ, तो आने दीजिए, तब उनसे सवाल पूछेंगे। सरकार अपनी जिम्मेदारी से तो नहीं भाग सकती ना। सरकार जवाबदेही होनी पड़ेगा कि समाज के अंदर में अगर इस तरह का कोई कृत्य कर रहा है, विदेशी फंडिंग आ रही है, विदेशी पैसा आ रहा है, पैसा बैंक में जमा हो जा रहा है और सरकार को पता ही नहीं चल रहा है, और सरकार सवाल पूछ रही है हमसे। सरकार से हम सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार बताए विदेशी फंड का पैसा कहां से आया आपके पास, इनके पास कैसे आ गया ये बाबा के पास, आपने क्यों नहीं इस पे रोकथाम लगाई? आज आप जब इतना पैसा जैसा बता रहे हैं आपकी करोड़ों की संपत्ति हो गई, तब आप जाके नींद खुली है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में चारों तरफ देखिए लूट मार, चोरी डकैती, हत्या, बलात्कार और इस तरह की जो घटनाएं बता रही हैं, ये हो रही क्यों? क्योंकि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। सरकार को यहाँ पे जिम्मेदारी का लेनी नहीं है, सरकार जिम्मेदारी दूसरे पे डालना चाहती है। सरकार इस पे बात तो करवा रही है, डिबेट आपकी डिबेट तो करवा रही है, लेकिन सरकार ने बताइए ना क्या किया, वो मैं जानना चाहता हूं। इतने सालों तक इतने लोगों का अगर जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन करवा दिया गया और सरकार चुपचाप देखती रही, सरकार को पता ही नहीं चला, इसके मतलब सरकार का जो वहां एसएचओ है, जो एसीपी है, डीसीपी हैं, एसएसपी हैं, डीएम हैं, एसडीएम हैं, एडीएम हैं, जो वहां पे उनके लेखपाल हैं, इतना बड़ा धंधा चलता रहा और वो उनकी मिली भगत के बगैर तो नहीं हो सकता। अगर आपकी बात मान ली जाए तो बिना उनकी मिली भगत के कैसे हो जाएगा? बड़ा घर भी बन जाएगा और पैसा भी विदेशी फंड से आ जाएगा और इतना महिलाओं के साथ अत्याचार भी होता रहेगा। जैसे वो बेटी बता रही थी कि 3 महीना रखा गया, 3 महीना उसको उस बच्ची को परेशान भी किया गया, तो उसके बाद सरकार को 3 महीने तक पता नहीं चला। तो ऐसी सरकार को तो रहने का कोई अधिकार नहीं है। चलिए इसका जवाब शिवम त्यागी देंगे, लेकिन अनुराग जी मैं एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा देती हूँ। क्या आपको लगता है जो कानून 2024 में संशोधन किया गया, जिसमें सजा को और कठिन कर दिया गया, वो ठीक था या नहीं? क्योंकि अब तो सरकार तो भाई कह रही कि उसके तहत ही हम एक्शन ले रहे हैं, उसी के तहत ये पूरी कार्रवाई हो रही है इस वक्त। अब आपकी बात मैंने मान ली कि कानून बन गया। कानून तो संविधान से बनता है। कानून बना दिया तो उसके बाद कानून के पहले भी अन्याय हो रहा है, कानून के बाद भी अन्याय हो रहा है, तो उनका कानून बनाने से फायदा क्या हुआ? इसीलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी राजनीति ज्यादा करती है, न्याय कम दिलाती है। अगर वो राजनीति की जगह न्याय दिलाने की बात कर दे, धर्म को राजनीतिक विषय न बना के आस्था का विषय की तरह माने, जैसे हम मानते हैं धर्म मेरा आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है, तो शायद इन बच्चियों को न्याय मिल जाता। लेकिन जब राजनीति जब तक करती रहेगी भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे, तब तक किसी को न्याय नहीं मिल सकता, क्योंकि आप राजनीति कर रहे हो। राजनीति और आस्था में फर्क होता है, और भारतीय जनता पार्टी को आस्था से तो हमें ये धर्म के नाम पे राजनीति करती है, चिंता का विषय है। इस पे मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से रहेगा कि बताइए, सरकार हो गए 8.5 साल 11 साल, आपने क्या कार्रवाई की आज तक? कैसे बच्ची के साथ अन्याय होता रहा? कैसे 3 साल तक बच्ची के साथ अन्याय हुआ? क्या कर रहे थे आप? क्या कर रहा था आपका यहाँ पे सिस्टम? मैंने तो गिना दिया भाई, तहसीलदार होता है, एसडीएम होता है, एडीएम होता है, एसपी होता है, एसएचओ होता है, एसीपी होता है, डीसीपी होता है, कमिश्नर होता है, एजी होता है, डीआईजी होता है, आईजी होते हैं। कहाँ सब थे? चलिए इसका जवाब ले लेती हूँ मैं। शिवम त्यागी, अगर ये कानून आया, इससे आखिर फायदा क्या हुआ? धर्मांतरण तो नहीं रुका, धर्मांतरण यूपी में उसी तरीके से अभी भी हो रहा है। देखिए, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि धर्मांतरण को रोकने के लिए जो 2021 में हम कानून लेकर आए, और ख़ास तौर पर जो उसका जो इम्पैक्ट है वो ये है कि आज इस तरह के लोगों को पकड़ कर उनका इलाज किया जा रहा है और उनसे स्थितियों को बेहतर किया जा रहा है। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, 2021 से पहले इस तरह की चीज़ों पर कोई ध्यान देता था क्या? या फिर उसमें कानून के अंदर प्रोटोकॉल्स में क्या था? कुछ भी तो नहीं था। आज 3 साल से लेकर 10 साल तक की हमने सजा बढ़ाई है। उसमें अगर कोई भी धर्मांतरण कराता है, कोई भी कन्वर्जन कराता है, तो उस पर उसको आपको डीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी, सारी चीजें होनी पड़ेगी। और तो और उसको तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब चैलेंज किया गया था, उसको कहा गया कि ये बिल्कुल ठीक है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहां तक बात ऑफिशियल स्टेटमेंट की है, जब हम ये 2021 में धर्मांतरण का कानून लेकर आए थे, यही हरा कुर्ता पहनकर अनुराग भदौरिया बैठते थे टीवी पर और ये कहते थे ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, ये बेकार लोगों को परेशान करने की बात करते हैं, ये देश को परेशान करने की बात करते हैं, ये तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आज कह रहे हैं कानून का क्या फायदा है? अरे 2021 वाला अनुराग भदौरिया सही था या 2025 वाला? मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं, एंटी कन्वर्जन लॉ जो आया है उसकी वजह से ही ये चीजें तेज हुई हैं, उसकी वजह से ही इस तरह के आदमी जो लोग दुनिया भर में घूमकर आ रहे हैं, जाहिर है सबको घूमने का अधिकार है, सबको घूमने का अधिकार है, सब कुछ है। लेकिन जब पता चला, जब जांच हुई और जब देखा गया कि खास तौर पर अगर हिंदू धर्म में महिलाओं की, बेटियों की बात करें तो उनके लिए भी हर एक उस पर हर एक जगह पर जो है कानून बनाए जा रहे हैं। एग्जाम्पल बताना चाहता हूं,
मतलब अगर लड़कियों की बात करें तो ठाकुर और ब्राह्मण की जो बेटियां हैं, अगर उनको कन्वर्ट करते हो तो कुछ और पैसे हैं, पिछड़ों की बेटियों को कन्वर्ट करते हो तो कुछ और पैसे हैं। हमारी सरकार है, हम एक्शन ले रहे हैं, हमने कानून बनाया है। आप कानून बनाने के भी विरोध में थे और आज भी विरोध में, कह रहे नहीं सरकार ने क्या किया। इस तरह के मौलानाओं पर और इस तरह के धर्मांतरण करने वाले लोगों पर कानून का शिकंजा उत्तर प्रदेश में कसा जाएगा और देश में जितने भी भाजपा के राज्य हैं वहां पर हम तो इस तरह से चीजों को आगे लेकर आ रहे हैं। बल्कि उल्टा अगर इसके अलावा बात करूं तो झारखंड में भी एक कानून है कमजोर, जिसमें क्या है कि कन्वर्जन में अगर कोई पकड़ा गया तो उसको कुछ कहा ही नहीं जा रहा है, जेल तक नहीं है उसके लिए। चलिए इसका जल्दी से जवाब ले लेती हूँ। अनुराग जी, क्या समाजवादी पार्टी में कोई कंफ्यूजन है कि कब इस कानून के विरोध में बोलना है, कब सपोर्ट में बोलना है, कब सरकार को निशाना बनाना है? सरकार अगर कानून बनाए तो उस पर सवाल खड़े कर देना, ये कहना कि भाई हम तो साथ खड़े ही नहीं है, ये एक ही धर्म को टारगेट किया जा रहा है। इसके बाद अंबर जैदी आपके पास आऊंगी, जवाब दें। वैसे कमाल की बात है, आप कैसा सवाल पूछ रही हैं। मैंने बोला 3 साल की बच्ची के साथ इन्होंने कहा कि 3 महीने बच्ची को रखा। सवाल वो था मैडम जी, आप हिम्मत नहीं जुटा पा रही बीजेपी से पूछने के लिए। आप सवाल अनुराग जी, आपका सवाल भी मैं पूछ रही हूँ और शिवम त्यागी भी आपके सवाल को ध्यान से सुन भी रहे हैं। जवाब मैं लूंगी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कि मैंने सवाल नहीं पूछा तो मैं आपको बता रही हूँ आपकी जानकारी। नहीं, आपने नहीं पूछा। आपकी हिम्मत विपक्ष, मैं समझ सकता हूँ आपकी हिम्मत जो होती विपक्ष में पड़ती, क्योंकि आप तो भारतीय जनता पार्टी के एंकर हैं, उन्हीं की सपोर्ट में खड़ी हैं। अब मुझे बोलने दीजिए। अब आपने एंकर को भी पार्टी की प्रवक्ता की तरह पेश कर दिया। सुन लीजिए अनुराग जी, सवाल का जवाब दीजिए। मैंने दे रहा हूं, मैंने कहा 3 महीने बच्ची के साथ रखा गया। सवाल ये है सरकार किसकी है, सवाल ये सबसे बड़ा है। बच्ची को 3 महीने तक वहां शादी करवाई गई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहां थी, ये सवाल है सबसे बड़ा। उसके साथ अन्याय हो रहा था 3 महीने तक, सरकार कहां थी, सवाल है ये सबसे बड़ा। इस पे जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कहां था एसएचओ, कहां था एसीपी, कहां था एसडीएम, कहां था एडीएम, कहां था डीएम, कहां था एसएसपी, कहां था आईजी, कहां था एडीजी, यही सवाल है। माने कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बची उत्तर प्रदेश में कि नहीं बची है? और इतने शान से कह रहे हैं 10 लाख 5 लाख 7 लाख 8 लाख लिया जाता था और हमने पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया तुमने? वहां पे 3 महीने तक बच्ची के साथ अन्याय हुआ, पकड़ लिया तुमने। शर्म नाम की कोई चीज बची है कि नहीं बची है? राजनीति करते हो सिर्फ धर्म के नाम पे, न्याय के नाम पे राजनीति करो। बच्ची को न्याय की बात करनी चाहिए थी, आपको उसके साथ अन्याय होना ही नहीं चाहिए था। अन्याय हुआ है, उसके बाद आप क्या कर रहे हो? आप उसके साथ अन्याय हो गया, होना नहीं चाहिए था, तो क्या कर रहे थे आप? अन्याय ना हो पाया, अन्याय नहीं होना चाहिए था। और अनुराग जी, इसलिए मैंने सवाल पूछा कि अगर कानून आया तो फिर जमीनी हकीकत क्यों उलट इसके नजर आ रही है, मैंने सवाल पूछा। अनुराग, शिवम जल्दी से आप 10 सेकंड में जवाब दीजिए, इसके बाद मुझे बाकी मेहमान को अगर आप इनसे सवाल पूछोगी तो इनके पास अलग अलग तरीके के भाषण हैं, ड्रामे हैं, रैंट करना है, इनको फालतू की बातें करनी है। मैं फिर से कहता हूँ, ये कानून जब बना, प्लीज बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। ये लगातार ये नॉन स्टॉप कमेंट्री नहीं चल रही, इंडिया और इंग्लैंड का मैच नहीं चल रहा है, यहाँ कमेंट्री देंगे आप, चुप रहिए। पूरा मौका दे रही हूं, प्लीज सब लोग विषय पर रहेंगे और सही से। ये डॉक्टर रागिनी सोनकर है, विधायक सपा, ऑफिशियल स्टैंड है इनका। जब ये बिल पास हुआ वो कहती है यह पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है, क्योंकि 2 युवा अगर अपनी मर्जी से शादी करते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, और अगर इनके मां बाप भी राजी है तो तीसरे व्यक्ति की शिकायत का क्या मतलब है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी ने आकर कहा था कि जो अपनी मर्जी से शादी विवाह कर रहे हैं उसके लिए तो ये बिल ही नहीं है, ये बिल ही उन लोगों के लिए है जिनको जबरदस्ती लालच देकर, पैसे से, नौकरी से और तमाम चीजों से उनको कन्वर्ट किया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए जा रहे हैं, उनको अलग लेकर जा रहा है, उनके लिए बिल है। तब तो ये संविधान के खिलाफ था, आज ये भाषण दे रहे हैं एसएचओ ने क्या किया, एसीपी ने क्या किया, डीसीपी ने क्या कह रहे, छोड़िए ना इस बात को भाई। समाजवादी पार्टी जो सपा में विपक्ष में बैठी हुई है उसने क्या किया? ये इस तरह के मौलाओं को शेल्टर देने का काम ही आपका है भाई। जब बिल लेकर आओ तो कहते हो कि बिल हिंदू मुस्लिम कर रहा है, जब वहां पर कोई इस तरह का काम निकल कर आ जाए तो कहते हैं नहीं, जवाब दीजिए, समझ आएगा, रुकिए, रहने दीजिए भाई। ठीक है शिवम, ये मैच देखने का शौक है तो ये कमेंट्री भी करोगे टीवी पर बैठकर, एक दूसरे से बात कर लेते हैं। ठहरिए जरा, अंबर जैदी, इस तरीके से जब किसी भी लड़की की गरीबी का, अगर मजदूर फैमिली है, एक रेट कार्ड सबका तय कर दिया गया है जातियों के हिसाब से। लड़की हिंदू है, ओबीसी है, जनरल है, एसटी एससी है, सबका बकायदा एक रेट कार्ड फिक्स कर दिया गया है, नए नाम दे दिए गए हैं। मकसद आखिर क्या है इसके पीछे का? देखिए, मकसद बिल्कुल साफ है प्रिया, क्योंकि गज़वे हिंद की जो बात होती है वो सिर्फ एक बात नहीं है या वो कोई राजनीतिक नारा नहीं है। आप पाकिस्तान के बहुत सारे लीडरान से ये बात खुलकर उनके संसद तक से सुनते हैं कि गज़वे हिंद उनको करना है।
और ये सारी चीजें ग़ज़वे हिंद का छोटा छोटा हिस्सा है। आप देखिए कि जो ये मौलाना है, जो छांगुर बाबा, जिन्होंने ये सारा पूरा रैकेट चलाया और जिस तरह से एक ऑर्गेनाइज वे में अलग अलग रेट के साथ लड़कियों का जिन्होंने पैसा तय किया हुआ था कि अगर इस प्रोफेशन की, इस जाति की लड़की है तो उसका उतना पैसा होगा। ये घटना सिर्फ आज की नहीं है, इससे पहले जब कानून नहीं बना था, इससे पहले देश के अलग अलग राज्यों से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही थी। बल्कि 2006 का जब ये लव जिहाद वाला टर्म निकला था, उस समय भी हमने देखा था कि वहां पर भी इस तरह की घटनाएं हो रही थी। तो ये आज से नहीं बल्कि ये वर्षों से हो रहा है भारत में, और इसको कोर्ट ने, हमारे हाई कोर्ट ने इसको आइडेंटिफाई किया है कि समस्या है। अनुराग जी के जो सवाल था, उस सवाल पे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, 3 महीने एक बेटी के साथ अत्याचार हुआ, बहुत गलत बात है। लेकिन इससे पहले जब समाजवादी की सरकार थी, उस समय में जब बेटियों के साथ अत्याचार होता था तो उन अत्याचारों को कहा जाता था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, और उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती थी। बल्कि अगर ऐसी घटना उनके राज में होती तो तुष्टीकरण की राजनीति के चलते वो ये भी नहीं एक्सेप्ट करते कि ये मौलाना किस तरह का रैकेट चला रहे हैं, इस बात को दबा दिया जाता। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के अंतर्गत इस मामले को हम राष्ट्रीय चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं। इस समस्या के बाद को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हाँ, ये समस्या है और कानून बन चुका है। महिलाओं की गाथा को सुना जा रहा है। इससे पहले कौन जानता था कि लव जिहाद क्या होता था? किसकी हिम्मत होती थी कि ऐसे मसलों को राष्ट्रीय चैनल पर डिस्कस किया जाए खुलकर? आज हम बात करें, ये सबसे बड़ा बदलाव है। आज पुलिस में जाकर महिलाएं शिकायत दर्ज करा पाती हैं और अपने लिए इंसाफ मांग पाती हैं। अगर आप यहाँ पर आकर ये कहेंगे हिंदू मुसलमान की बात, जैसे शिवम त्यागी जी ने की, उससे पहले हम लोग डिबेट में होते थे और आप यही बात कहते थे कि आप देश को तोड़ने की बात करते, जबकि सच्चाई ये है कि हमारे देश में स्पेशल मैरिज एक्ट है और जिन लोगों को शादी करनी है अलग अलग इंटर कम्युनिटी या इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन, वो कर सकते। लेकिन आप लोग इस तरह की समस्याओं पर कभी बात नहीं करते, क्योंकि आप समाजवाद के नाम पर जो देश में हो रहा है अपवाद, उस पर कभी बात नहीं करते। ठीक है अंबर। अनुराग जी, मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं बाकी मेहमानों को भी अब शामिल कर लेती हूँ, इसके बाद फिर मैं आपके पास ही आऊंगी। हाफिज नूर अहमद साहब, जब किसी को जबरदस्ती धमकाकर, लालच देकर या दूसरे तमाम हथकंडे अपनाकर, आस्था का जो धार्मिक मामला है वो आस्था का विषय है, लेकिन अगर जबरदस्ती किसी का धर्मांतरण कराया जाता है, उसे इस्लाम कबूल कराया जाता है, तो क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? जिस तरह से अमिताभ यश जी का मैंने बयान सुना है, डीजी लॉ एंड ऑर्डर यूपी का, इस तरह से आप लोगों ने चैनलों के जरिए ये वारदात दिखाई है, इससे ये आस्था का विषय नहीं लग रहा कहीं से। ये सिर्फ षड्यंत्र है और ये जो भी शख्स है, ये कहाँ से आया, किधर से आया, इसकी सही जांच होनी चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसको सलाखों के पीछे देखना चाहिए। जैसा कि अमिताभ यश जी ने कहा है कि 100 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है। फंडिंग कहाँ से हुई है, ये बहुत बड़ी बात है ये। और दूसरी बात ये है, मैं शिवम त्यागी जी से कहूंगा, भाई हर मसले को मुसलमानों के दामन के पीछे ना छिपाया करें। अपनी विफलताओं को मुसलमानों के पीछे कब तक छिपाते रहोगे आप? भाई आप फेल हो, आप कहो ना कि हम फेल हैं। इस तरह की जो कार्रवाई, इस तरह के जो मसाइल जो सामने आ रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? आपने तो कहा है कि यूपी बहुत बहुत अच्छा है साहब, यहाँ से कोई दंगा ही नहीं है, यहाँ कोई मवाली नहीं है, यहाँ कोई चोर नहीं है, यहाँ कोई डकैत नहीं है। ऐसे से डकैत आ रहे हैं और फिर हर लेवल पर जो आप ये, एक तो ये आप इसको हिंदू मुसलमान कर रहे हो। ये हिंदू मुसलमान का मसला ही नहीं है साहब। क्या मसला है हाफिज नूर साहब? मसला क्या है? मसला क्या है? जो फंडिंग हुई है, मैं वो भी आपको बता दूं, हर किसी को पैसे मिल रहे थे, हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण के लिए पैसे मिल रहे थे। प्रिया जी सुनिए, मसला क्या है? षड्यंत्र कौन रच रहा है, बताइए। पूरे भारत में रहने वाले किसी दरगाह के सज्जादा नशीन, किसी आलिम ने, किसी मस्जिद के इमाम ने, किसी इस्लामिक संगठन के रहनुमा ने, उसका कोई ऐसा वीडियो हो, कोई ऐसा सबूत हो उसके लिए, उसने ये बात कही हो कि हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाओ, इतना इनाम देंगे, आप करिए साबित, और हम आपको 100 वीडियोस दिखाएंगे ऐसे। अशोक चौहान कैसे लेकर के बरेली के बाबा तक, जिसने खुल करके कहा है कि हमने इतनी लड़कियां हिंदू से मुसलमान से हिंदू हमने कर ली हैं, और अब जो लेकर के आएगा उसे इतने लाख रुपए इनाम दिए जाएंगे। सबूत है हमारे पास। तो ऐसे लोग अगर निकल करके आ रहे हैं, ये जो आप झिगुर, ये क्या नाम है, झांगुर, इसको आप दिखा रही हैं, जो आप ये ऐसे कमीनों को बाकायदा इनकी जो जगह है, जेल है,
ये हिंदू मुसलमान करने की जरूरत नहीं है इस पर। ऐसे लोग कहां से आते, कैसे आते, क्यों आए हैं, किसके संरक्षण में आए हैं? 3-3 महीने से ये लोग काम अंजाम दे रहे हैं या पहले से दे रहे हैं अंजाम, सालों साल जैसा कि मैंने सालों सुना है। साल से। तो ऐसे लोग शिवम, मैं आपको टाइम वजूद में दूंगा। है क्यों? फिर उसके बाद आप जल्दी से सिर्फ 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करेंगे, उसके बाद मुझे विनोद बंसल जी के मौलाना पास जाना है। हाफिज नूर है, ये कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है। ठीक है भैया, मैं मान लेता हूं ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, लेकिन ये जो झांगुर बाबा है जिसका नाम है जलालुद्दीन और जो नीतू है जिसका नाम है नसरीन, अब झांगुर बाबा का नाम जलालुद्दीन का मैं क्या करूं, जगमोहन कर देता हूं, फिर ये हिंदू मुस्लिम नहीं रहेगा, फिर ये हिंदू हिंदू हो जाएगा। नाम जलालुद्दीन, नाम नसरीन, बच्चे हिंदू, उनको कन्वर्ट करके जब बनाया जा रहा है मुसलमान, तो भी ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, तो क्या फिर ये हिंदू पारसी का विषय है क्या? स्वामी, अरे भाई वो मुसलमान बना रहा था, उनको तो हिंदू मुस्लिम का ही विषय हुआ ना। अरे साहब, अरे भाई जलालुद्दीन को कहिए ना, अब जलालुद्दीन का नाम जगमोहन होता तो मैं कहता ये हिंदू हिंदू का मामला है, या फिर बच्चों को पारसी बनाया जा रहा होता तो मैं कहता ये हिंदू पारसी का मसला है, या बच्चों को जूस बनाया जा रहा होता तो मैं कहता बच्चियों को जूस बनाया जा रहा है, हिंदू जूस का मसला है। आदमी मौलाना कन्वर्ट कर रहा है मुसलमान, बच्चियों को बदल धर्म परिवर्तन करके बना रहे हैं मुसलमान, कहते नहीं ये हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, फिर किसका मसला है भैया ये? मुसलमानों को निशाने, अरे कमाल बात है, कल हाफिज नूर अहमद बच्चों को कन्वर्ट कराकर जो है मुसलमान बनाने लगे, तो ये हिंदू मुस्लिम का ही मसला हाफिज हुआ। नूर अहमद साहब, शिवम आप रुकिएगा, शिवम आप रुकिएगा, शिवम आप रुकिएगा। हाफिज नूर अहमद साहब, लड़कियों का धर्मांतरण कराकर उन्हें मुस्लिम ही बनाया गया है, उन्हें मुस्लिम नाम दिया गया है, आपको अभी भी यहाँ पर मुस्लिम खतरे में नजर आ रहे हैं? इस मुद्दे में भी आपको मुस्लिम खतरे में दिख रहा है? बरेली के बाबा के बारे में बोल दे कुछ आप। बरेली के बाबा को तो आपने दिखाया नहीं, ना ही आपने इस तरह से वो की, कोई आपने डिबेट की है? आपको मेरे सवाल से भागना है तो भागिए, आपको मेरे सवाल से भागना है तो भागिए। शिवम रुकिए जरा, तो क्या दिक्कत है भाई? शिवम रुकिए जरा, जितेंद्र नारायण त्यागी बने थे वो अच्छी बात है, मैं तो अहमद नूर को भी कह रहा हूँ आ जाइए हिंदू धर्म में, बहुत अच्छी बात है, मैं तो प्रेम से कह रहा हूँ, मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ, गन रख रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ आपको नहीं। शिवम रुकिए, अगर शिवम आपको अच्छा रुकिए मेरा जरा, धर्म लगता है तो आ जाइए भाई। जो बोलता है वो सही है, हम बोलते हैं गलत है वो। दबाव यहाँ सवाल सही गलत का नहीं है, शिवम रुकिए जरा, यहाँ सवाल सही गलत का नहीं है ना, यहाँ सवाल लड़की के लिए बात हो रही है, लड़कियों को बरगलाया गया है, 15 साल की नाबालिग लड़की जिसकी अपनी खुद की सोच नहीं है, शादी की उम्र भी 18 साल तय है ना सर, शादी की उम्र भी 18 साल तय है ना, अगर किसी का ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा तो आप इसमें भी कहिएगा कि ये मसला है ही नहीं, टारगेट किया जा रहा है। विनोद बंसल जी रुकिए सर, अब रुकिए जरा, मैं आऊंगी दूसरी बार भी, आपको मौका पूरा दूंगी। विनोद बंसल जी, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, जांच करानी चाहिए। कार्रवाई हो रही है, मैं आऊंगी, आप सवाल भी पूछिए, मैं आपको रोक नहीं रही हूँ, रुकिए जरा। विनोद बंसल जी, प्रिया जी, मैं बड़े कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ, आपको सीधी दर्शकों को बता देना चाहता हूँ। अभी जो समाजवादी पार्टी, जिसको लोग आमतौर पर नमाजवादी पार्टी के नाम से जानते हैं, उनके प्रवक्ता ने कहा कि भाई ये सब जो हो रहा है वो अभी इसी शासनकाल में हो रहा है। मैं कुछ तथ्य आपके रखना चाहता हूँ। देखिए, अगर इसी शासनकाल में हुआ तो, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बोलिए बोलिए। हाँ मैं कह रहा हूँ, देखिए, अगर इनके शासनकाल में हुआ तो आखिरकार ये पुराने जो केसेस मेरे सामने हैं कि कानपुर का शिबू अली सचिन क्यों बना, नौबस्ता का फतेह खान आर्यन क्यों बना, आगरा का इकराना रवि क्यों बना, आखिरकार ये जो रांची का रकीबुल रंजीत क्यों बना, सीकर का इकराना कबीर क्यों बना, बरेली का खालिद अमन क्यों बना, बस्ती का असलम सोनू क्यों बना, मेरठ का साकिब अमन क्यों बना, मुझे बताइए कानपुर का ओवैसी का और ये कानपुर का मुख्तार राहुल क्यों बना। इन सब लोगों ने, आप देखिए, किसी ने मीना को अमीना बनाया, किसी ने निधि को नादिया बनाया, किसी ने पूजा को जोया बनाया, किसी ने पुलिस्ता को आयसी बनाया, कोई आयशा को आलिया बनाया, किसी ने अंजलि तिवारी को आयशा बना दिया, और इस तरह से एक लंबी कहानी है इनकी। और कोई भी देखिए, जो इस्लामिक जिहादी तत्व हैं वो हाथ में मोली और सिर पर जो रोली, माथे पर रोली, ये डाल करके कोई राहुल, कोई मुन्ना, कुड्डू, पप्पू, राजू, कक्कू, भूरे, ऐसे नाम दे रख करके ये सब छलावा करते हैं, हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, उनका धर्मांतरण करते हैं और उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उसके बाद में आतंकवाद की राह पर धकेल देते हैं या उसको मार देते हैं या मरने को मजबूर कर देते हैं। अब देखिए, ये घटना एक नहीं है, हमारे पास हजारों घटना है। अभी नवंबर में मैंने 400 केसेस की एक लिस्ट जारी की थी मीडिया को, और उससे पहले भी अभी जो कई सारे मीडिया चैनल्स हैं, प्रतिदिन जी इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। और ऐसी घटनाओं के बावजूद भी अगर कोई आंखें मुंह बंद करके और ये कह दे कोई ऐसा होता ही नहीं है, ये तो होता ही नहीं है, मैं तो कहूंगा इस घटना के माध्यम से अब जागरण का समय है और उत्तर प्रदेश सरकार इसकी NIA जांच करे और ये पूरे को पूरे रैकेट का जो है ना भंडापुर करके
जो नेशनल इंटरनेशनल नेशनल जो इसका जो नेटवर्क है उस नेटवर्क को नैप किया जाए। और मैं कहता हूं कि देखिए, क्योंकि ये जो हमलावर जिहादी हैं, इसलिए न तो नमाजवादी बोलेंगे और नमाजवादियों का पैरोकार जिहादी बोलेंगे। ये सारे के सारे उलेमा जब उदयपुर फाइल होती है, जब उदयपुर फाइल आती है तो हाईकोर्ट चले जाएंगे। लेकिन जब कन्हैयालाल का मर्डर होता है तो इस मुद्दे पर इतनी खामोशी क्यों है? इस मुद्दे पर ओवैसी साहब बातें क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं कि जो हो रहा है भाई गलत हो रहा है, सजा मिलनी चाहिए और ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आगे के लिए लोग सोचें? देखिए प्रिया जी, पहले तो जो किसी भी बेटी के साथ किसी भी आधार पर शोषण हुआ है, रुकिए ना जरा, पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, किसी भी बेटी के साथ किसी भी आधार पर उसका शोषण किया गया है, चाहे शारीरिक शोषण हो या मानसिक शोषण हो, मैं इस प्रकार की घटना की कड़ी निंदा करता हूं और ऐसे दरिंदों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की हम मांग करते हैं। अब बात करते हैं, दो विषय है यहाँ पर, बेटियों पर अत्याचार और धर्मांतरण, दो अलग अलग चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि अगर कोई गुंडा धर्म के नाम पर किसी बेटी पर, किसी हमारे और साथी पर अगर इस तरह की हरकत करता है तो वो धर्म का प्रतिनिधित्व तो नहीं करता है। जितने भी हमारे इस्लामिक प्रीचर्स हों, पॉलिटिकल लीडर्स हों, किसी ने भी इस प्रकार की घटना को एंडोर्स नहीं किया है, क्योंकि ये हरकत का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये लोग इस्लाम के दुश्मन हैं जो धर्म के नाम पर किसी भी बेटी के साथ ये हरकत, ये शोषण करते हैं। अब दूसरी बात, अब तो अरे सुन लीजिए विनोद जी, मैं भी आपकी विनोद जी सुनिए ना, आपको सब सुन रहे थे, सुनिए। अब एंटी कन्वर्जन लॉ की मैं बात करता हूं। अगर 18 वर्ष से ज्यादा की आयु की कोई बेटी स्वेच्छा से अपना लाइफ पार्टनर चुनती है तो कोई उसको नहीं रोक सकता। स्पेशल मैरिज एक्ट भारत के संविधान में है। दूसरी चीज, अगर जो लोग आज बड़ा बड़ा कैंपेन चलाते हैं कि हम घर वापसी कराएंगे, आगरा में कहा 5 लाख रुपए देंगे, इस तरह का कैंपेन चलाने वालों पर आज तक एसटीएफ ने या किसी भी एजेंसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो धर्म परिवर्तन, सुन लीजिए, धर्म परिवर्तन लड़की स्वेच्छा से हिंदू से शादी करती है तो मैं आप बीच में ठीक, अब विनोद जी मैं आपके बीच में बोलूंगा, आवाज समझ में किसी को नहीं। बोलिए शादाब, बोलिए विनोद बंसल जी, मैं आपको धर्म परिवर्तन समस्या है, स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन चुनना समस्या है। कि हम आप ये कैंपेन तो चलाएंगे कि मुसलमान हिंदू बन जाए, लेकिन अगर कोई स्वेच्छा से हिंदू मुसलमान बनेगा तो आपको उसको परेशानी हो जाएगी। अरे भाई ये बताइए कितने लोगों ने शिकायत की है, उनकी शिकायत पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है? ये नेपाल से पैसा कैसे आ रहा था? सरकार का सिस्टमेटिक फेल्योर है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए जबरदस्ती मुसलमानों को इन्वॉल्व मत कीजिए। और जिसने गुंडागर्दी की है धर्म का नाम, चलिए मैं आपको मामला फिर से समझा देती हूँ शादाब जी, शायद आपको ये मामला समझ नहीं आया है, मैं समझा देती हूँ। लंबी चौड़ी लिस्ट जिन लड़कियों का वापस जिन्होंने वापसी की है हिंदू धर्म में, मैं उनके बारे में आपको बता देती हूँ। गुंजा गुप्ता है लखनऊ की, अबू अंसारी ने उन्हें अमित बनकर फंसाया था, सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती की थी। अब आप कहिएगा कि ये स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन हुआ है? प्रिया जी सुनिए, हमारी जो बेटियां हैं भारत की, चाहे वो किसी भी धर्म की, जो 18 वर्ष की आयु को पार कर चुकी है, वो इतनी कोई नादान नहीं है जैसा उनको पेश किया जाता है। डरा धमका कर भी कराया जा सकता है, डरा धमका कर भी। मैं आपको कुछ बयान भी सुनाऊंगी, मैं आपको बयान सुनवा दूंगी। लड़कियों को ये कहा गया कि अगर आप निकाह नहीं करेंगी, अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करेंगी तो आपके परिवार को आपको झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। देखिए मैं आपको बहुत स्पष्टता के साथ, मुझे लगता है आपने बयान सुना नहीं है लड़कियों का। सुन लीजिए, कानून का दुरुपयोग कोई भी करेगा, कानून को हाथ में लेना वो निंदनीय है, लेकिन हमारी भारत की बेटी स्वेच्छा से फैसला लेने में सक्षम है, वो नादान नहीं है, उनको पता है 18 वर्ष की है और उनको ये पता है कि मुसलमान बेटी भी आपने इसे नकार दिया, तो आपने इसे नकार दिया कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है, लड़कियां झूठ बोल रही हैं, साबुत तो अपनी मर्जी से गई थी। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, ठीक है शादाब, ठीक है, आप इसे मान ही नहीं रहे, इस घटना को आप मान ही नहीं रहे हैं, आपका ये स्टैंड है, क्लियर है? आप कह रहे हैं लड़कियां अपनी मर्जी से गई थी, आप झूठ बोल रही हैं, आप यही कह रहे हैं? अनुराग जी, सिलेक्टिव राजनीति कर रही है क्या समाजवादी पार्टी? आप मीडिया की अगर बात करते हैं, शादाब रुकिए जरा, अनुराग जी जवाब देंगे शिवम के सवाल का भी और विनोद बंसल जी आपके सवाल का भी। अनुराग जी जवाब दे दे पहले, फिर मैं आपके पास आऊंगी। अनुराग जी, क्या समाजवादी पार्टी सिलेक्टिव राजनीति करती है? आप मीडिया की बात करते हैं और आप पूरी लिस्ट उठाकर देख लीजिए जरा जिन लड़कियों के नाम सामने आए हैं।
अब आप सोच लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था किस तरह से फेलियर है कि आदमी धमका देता है कि हम तुम्हारे घर वालों को उठा लेंगे, तुम्हारी माँ को उठा लेंगे, तुमको जेल में डाल देंगे। सोचिए आप, एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, इसके अलावा नहीं चलेंगे। सेटिंग देखिए इनकी ये तो पुलिस के रटे- सिस्टम से। विनोद बंसल जी, मैं आपको मौका दूंगी, आप अपना तथ्य भाई, रखिएगा। इनको चुप कराइए। आप अभी अपना इनसे पक्ष रखिएगा विनोद जी। देखिए हम इनसे कह रहे हैं सेटिंग देखिए कैसी है इस सरकार में। मैंने पुलिस की धमकी दे रहे हैं कि हम आपको आपके मुकदमे लगवा देंगे। इसके मतलब कहीं ना कहीं तो सरकार की सह है ना, तभी तो इतनी हिम्मत आ रही है। इतनी हिम्मत मतलब कहते थे उत्तर प्रदेश में तो कह रहे थे कि यहाँ तो कानून का राज चल रहा है। कानून का राज है, इसको जंगल राज बोलते हैं। जहां कोई धमका रहा हो किसी बेटी को कि हम तुम्हारे माँ बाप को अरेस्ट कर लेंगे, तुम्हारे मुकदमे लगा देंगे, इसके मतलब खाकी का डर खत्म हो चुका उत्तर प्रदेश के अंदर में। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। अब मैं इनको बता दूं, इनको समाजवादी पार्टी का मतलब नहीं है। समाजवादी को नमाजवादी बोलते हैं तो इनको समझा दे समाजवादी का मतलब। ये समाजवादी क्यों नहीं बोलना चाहते? ये नहीं चाहते समाज के अंदर में आज जो हमारा यहाँ पे जो धन है और समाजवादी है नहीं ना जी। संसाधन है, अगर समाजवादी होते तो समाजवादी जरूर बोलते। ये समान अधिकार। लेकिन जो नमाजवादियों का साथ देते हैं, जिहादियों का, आतंकियों का साथ देते हैं, तो उनको नमाजवादी बोला जाता है। और मैं नहीं बोला, उत्तर प्रदेश की सारी जनता बोलती है। अच्छा अभी पूछ लेंगे अनुराग जी मैं नहीं बोल रहा। ये उत्तर प्रदेश की सारी, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता बोलती है। ये पार्टी समाजवादी हो ही नहीं सकती। इसका समाजवाद से कोई लेना देना है नहीं। ये तो सिर्फ नमाजवादियों की पार्टी है। विनोद जी सुन लीजिए, विनोद जी मुस्लिम वोट बैंक है, लालसा लेके चलती है। एक तरफा दलित लड़कियों के साथ में व्यभिचार होता है तो चुप रहती है। इसकी जीडीपी मालूम है? नहीं पता? अरे मुझे बताइए, अरे मुझे बताइए, जीडीपी छोड़ दीजिए। आप मुझे बताइए, जब दलित लड़की का अपहरण होता है, आप फूलपुर से उठा करके लड़की को, 17 साल की लड़की को फूलपुर से उठाकर केरल ले जाते हैं, तो आपके नेताजी एक ट्वीट भी करते हैं क्या? बताइए ना, इतने सारे केस। विनोद जी रुकिए जरा, विनोद जी जवाब सुन लीजिए। विनोद जी अब ठहरिए ना जरा। अनुराग एक एक कर बोलिए सर, एक एक करके बोलिए। मेरी आप दोनों से गुजारिश है, एक एक करके बोलिएगा, मैं मौका दूंगी। अनुराग जी जल्दी से अब 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करें। इनको चुप कराइए, अनपढ़ की तरह बोलते हैं। जीडीपी मालूम नहीं है, ज्ञान देने लग गए। रुकिए जरा, रुकिए विनोद बंसल जी, ग्रोथ है तो नहीं बता पाएंगे। रुकिए जरा, तो चुप रहिए। रुकिए, परीक्षा बाद में लीजिएगा। अनुराग जी परीक्षा बाद में लीजिएगा। विनोद बंसल जी परीक्षा बाद में लीजिएगा, तो बाद में आपको एग्जाम दे देंगे। रुकिए जरा लिमिट में आए आप पता लग रहा है वो तो। विनोद जी रुकिए जरा। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन आप जरूर मदरसा छाप हैं इनको। अच्छा महंगाई इसीलिए तो समाजवादी पार्टी के आप दोनों को मुद्दे में बात नहीं करनी है सर, तो फिर मैं अगले मेहमान का रुख कर रही हूँ। अगर आपको नहीं बोलना है तो अनुराग जी, विनोद बंसल जी मुझे मजबूरी में सर आवाज आपकी बंद करानी पड़ेगी। अब एक एक करके बोलिएगा। कहाँ से बुला लेते उनको आता जाता है कुछ है नहीं। बोलिए अनुराग जी, बोलिए, पर्सनल अटैक मत करिए, बोलिए। नहीं पर्सनल नहीं, मैं अनपढ़ जैसी बातें कर रहा। मैं कह रहा हूँ देश उत्तर प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। आप सोचिए, लोग धमकी दे रहे हैं। मैंने इतनी हिम्मत आ रही कि हम धमकी दे देंगे और हम मुकदमा लिखा देंगे, तो तभी आएगी ना जब आपकी कानून व्यवस्था फेल होगी। दूसरी समाज इनकी आवाज बंद कराई। फिर भी जो समाजवाद का मतलब होता है, इनको बता दें समाजवाद ये सुनना नहीं चाहते क्योंकि आरएसएस सुन लीजिए विनोद बंसल जी, समाजवाद सुन लीजिए। समाजवाद की परिभाषा अनुराग जी दे रहे हैं ना, समाजवाद की परिभाषा अनुराग जी दे रहे हैं। सुनिए पहले, सुनिए 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 समाजवाद का ये चाहते नहीं है, ये चाहते नहीं है। अरे इस अनपढ़ को चुप करा जिसको कुछ नहीं मालूम है। इसको अनएम्प्लॉयमेंट रेट विनोद बंसल जी रुकिए जरा प्लीज। आपकी पार्टी ने समाजवाद का कौन सा काम किया बेटा? विनोद बंसल जी उद्धार किया क्या? आपको बेरोजगार की दर ही नहीं पता। बात करो किसकी बात कर रहे महिला हो? को आपको ये नहीं पता। गेस्ट हाउस में जाकर के ठीक है। मेरा सवाल है अनुराग जी, मेरा सवाल है अनुराग जी आपसे, आपने सरकार की जिम्मेदारी गिना दी। सर आप विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष की जिम्मेदारी क्या है आप मुझे ये बताइए। अखिलेश यादव का इस धर्मांतरण के मामले में मैं पर्टिकुलर इसी मसले की बात कर रही हूँ, जहां पर जलालुद्दीन ने एक बड़ा रैकेट, एक बड़ा सिंडिकेट चलाया। लड़कियों का धर्म परिवर्तन डराकर धमकाकर लालच देकर जैसे जैसे करा सकता था, जो हथकंडे अपना सकता था कराया। अखिलेश यादव जी का इस मसले में मुझे एक बयान दिखा दीजिए, विपक्ष की जिम्मेदारी बता दीजिए। अच्छा मुझे अब विपक्ष की जिम्मेदारी बता रहा हूं। सत्ता अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही, विपक्ष लगातार जिम्मेदारी निभा रहा है। विपक्ष का काम हो रहा है। इसे चुप कराओ, क्यों बीच में इसकी आवाज क्यों नहीं चुप करा देते? विनोद बंसल जी प्लीज सर, प्लीज शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए ना। एक डेकोरम होता है सर, डिबेट का भी एक डेकोरम होता है, उसे कोई नहीं तोड़ेगा। अब इससे पूछ लेंगे कुछ तो अभी बता नहीं पाएंगे बच्चे। चलिए अनुराग जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। विनोद जी मैंने सवाल पूछा, जवाब देने दीजिएगा। विनोद जी मैं आपको मौका दूंगी। चलिए पीसीआर से मैं गुजारिश करूं, विनोद बंसल जी मुझे आपकी आवाज से बंद करानी पड़ेगी। ऐसे तो ऐसे डिबेट आगे नहीं बढ़ाऊंगी मैं ऐसे डिबेट आगे नहीं बढ़ाऊंगी। आप लोग ऐसे बात करेंगे तो आज इनकी पोल खोल दें सबके सामने। देश की पॉपुलेशन कितनी है जरा बताना। अनुराग जी पर्सनल एग्जाम आप बाद में लीजिएगा सर, एक क्वेश्चन पेपर बना लीजिए, एक क्वेश्चन पेपर बना लीजिए, तैयार कर लीजिए और बाद में जवाब दीजिएगा।
विनोद बंसल जी के पास भेज दीजिएगा, अलग से आप लोग मिलिएगा और इस पर आप एग्जाम ले लीजिएगा सर, मेरे डिबेट में अभी मत लीजिए। मालूम है कि नहीं मालूम है? नहीं मालूम है ना? अच्छा बताइए, अच्छा छोड़िए, कितने मेडिकल। अनुराग जी मुझे आपकी आवाज भी बंद करानी पड़ेगी ऐसे। अनुराग जी मुझे आपकी आवाज भी बंद करानी पड़ेगी, अगर आपको मेरे सवालों से भागना है तो भागिए। शिवम नहीं, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, विनोद जी ने जो कहा और अनुराग भदौरिया ने कहा कि हमें नमाजवादी कह रहे हैं, आप नमाजवादी क्यों है मैं साबित कर देता हूं। बात पूछी, बीच में मत बोलिए, कमेंट्री नहीं, बात पूछी जा रही है जलालुद्दीन पर, ये जीडीपी बता रहे हैं। अरे जीडीपी के मास्टर बता देना जीडीपी, देश पूछ लेगा बाद में, इकोनॉमी की क्लासेस ले लेंगे, जलालुद्दीन पर बोलिए, लगातार मत बोलिए। अभी चिल्ला चिल्ली कर रहे थे आप, अभी लगातार चिल्ला चिल्ली कर रहे थे, अभी चिल्ला चिल्ली कर रहे थे ना विनोद जी के साथ, बीच में मत बोलिए लगातार, देखा नॉन स्टॉप कॉमेडी करते रहते हो 24 घंटे। अरे जलालुद्दीन के लिए इतनी बैटिंग तो नूर अलवी नहीं कर रहे जितना अनुराग भदौरिया कर रहे हो। अनुराग भदौरिया हो कहीं आपका तो धर्मांतरण नहीं हो गया, अनवर लग रहे हो मुझे आप। नहीं अनवर की तरह बात मत करिए, हम इनसे बात करें कि बहन एक गीतिका है उसका कन्वर्जन हो गया, कह रहे जीडीपी बताओ। हम इनसे बात करें विद्या नाम की बेटी का कन्वर्जन हो गया, कहते टोटल पॉपुलेशन बताओ। अरे पॉपुलेशन जीडीपी डिस्कस हो जाएगी। नमाजवादियों की तरह यहां बैठकर अनवर की तरह बात कर रहे हैं और कहते हैं कि हम समाजवादी। समाजवादी नहीं हो, नमाजवादी हो आप, और नमाजवादी ही रहो। वो मुद्दे पे रहने का दे रहे, देखिए ना लगातार। अनुराग जी मैं तो आपको पूरा टाइम दिया सर, आपने नहीं बोला। 10 मिनट से नॉन मैंने आपको पूरा टाइम दिया, आपने नहीं बोला। मैं वापस आपको मौका दूंगी, लेकिन अभी सुनिएगा। अनुराग जी प्लीज, आप सिंसियर प्रवक्ता हैं। अनुराग जी आप सिंसियर प्रवक्ता हैं, कम से कम मैं आपसे इतनी उम्मीद तो रख सकती हूँ ना। अनुराग जी मैं आपसे इतनी उम्मीद रख सकती हूँ कि आप सुनेंगे। नहीं रख सकते, आप सीनियर प्रवक्ता हैं अनुराग जी। आप नहीं रख सकते अनुराग जी, आप सीनियर प्रवक्ता हैं, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप सुनिए, बाकी पैनल सुनिए सर। दिखाइए आप, गरीब के हाथ में भी ताकत हो। अरे ये देखिए, धन और संस्थाओं का समान वितरण हो, नहीं चाहते। ये चाहते हैं 1% लोगों के पास 40% संपत्ति। ठीक है अनुराग जी बोलिए, जवाब का हो जाए मुझे बताइए। चला दिया अनुराग भदौरिया को, रोक कर दिखाइए, कोई आदत है, ये रोक कर दिखाइए इनको। तो ये समाजवादी नहीं, जलालुद्दीन को बचाने वाला अनवर बोल रहा है, अनुराग भदौरिया नहीं बोल रहा। रोक कर दिखाइए आप सबसे कर सकती हूँ कि आप सुनेंगे, मुद्दे पे रहेंगे और एक दूसरे को प्लीज बीच में नहीं टोकेंगे। ठीक है रोक कर दिखा दीजिए आज। मैं मान जाऊंगा अगर अनुराग भदौरिया को कोई रोक कर दिखा दे, तो यही तो प्रॉब्लम है इनकी। ये देखिए स्टॉप वॉच चल रही है। समाजवाद का नाम मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये देखने लगे, समाजवाद बोल ही नहीं पा रहे हैं। अनुराग जी आपको मेरी आवाज आ रही है? इनसे पूछो समाजवाद बोल के दिखाएं। ये देख रहे हैं जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अंबर जी, विनोद जी, नेता IMM, देखिए मेरे बाकी मेहमान भी सर डिस्टर्ब हो रहे हैं। अनुराग जी देखिए, अब मैं आपको फिर कह रही हूँ सर, आप इतने सीनियर हैं, अगर आप ऐसे करेंगे तो मुझे आपकी आवाज बंद करानी पड़ेगी। मैं कम से कम आपसे तो ये उम्मीद रखती हूँ सर। अनुराग जी आपसे उम्मीद रखती हूँ, मैंने आपको पूरा मौका दिया, आप एग्जाम लेने लग गए थे। रोक कर दिखाइए, गरीब आगे बढ़े। ठीक है अनुराग जी, मैं आपकी आवाज बंद करा रही हूँ, मैं आपकी आवाज बंद करा रही हूँ। अंबर जी, थैंक यू। आखिरकार डिस्टर्बेंस बंद हुई पूरा 1.5 मिनट के बाद। मैं 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूंगा। मैं आपको वापस मौका दूंगी अनुराग जी। मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, ये कह रहे हैं कि आप हमें नमाजवादी क्यों कह रहे हैं। हाँ, मैंने उनसे जीडीपी के बारे में बात 10 सेकंड में बात खत्म करिए, इसके बाद अंबर जी। मैंने उनसे जीडीपी के लिए बात नहीं की। जिस दिन इंडिया टीवी जीडीपी के लिए बात करेगा, उस दिन जीडीपी की फुल फॉर्म के साथ साथ इस देश की पॉपुलेशन और इस देश की जीडीपी ग्रोथ के बारे में भी बात करेंगे। आज बात हो रही है जलालुद्दीन के विषय में, जिसने पिछड़ी जात की बेटियों को जो है 10 लाख रुपए दे देकर धर्मांतरण कराया। अगर आप समाजवादी वाले हो, पीडीए वाले हो, तो जो बेटी गीतिका हमारी पिछड़ी जाति से आती है उसका धर्मांतरण हो गया, बोलकर दिखाओ जलालुद्दीन गलत है। बोलकर दिखाओ, उसने इस्लाम के नाम पर जो नाम पर किया, मैं नहीं मानता वो धर्म ऐसा है, लेकिन उसके नाम पर जो किया बोलकर दिखाइए वो गलत है। कहिए जलालुद्दीन को सजाए मौत होनी चाहिए, कहिए इस तरह के लोगों को सजाए मौत होनी चाहिए, कहिए ना ये बातें। लेकिन यहां पर आकर भाषण दे रहे हैं। जीडीपी नहीं पूछनी मुझे, जीडीपी पूछने के लिए किसी अनवर से अनुराग बने हुए व्यक्ति से बात नहीं करनी। मैं आज आपसे पूछ रहा हूं कि जो जलालुद्दीन ने किया ये गलत है या सही। इस पर अखिलेश यादव के मुंह में दही क्यों जमी हुई है भाई? दो शब्द बोलकर दिखाए। हर बात पर बोलने वाले अखिलेश यादव इस पर चुप क्यों है? नाम बदल कर बेटियों का धर्मांतरण हो रहा है, उनको दूसरे धर्म में लेकर जाया जा रहा है, उनको पैसों का लालच दिया जा रहा है। पीडीए बोलने वाले सबसे ज्यादा पीड़ित जो महिलाएं बेटियां हमारी पिछड़े समाज से हैं। अरे बोलो ना खुलकर, इसलिए नमाजवादी हो और इसलिए अनुराग नहीं अनवर है। ठीक है अनुराग जी, जवाब दीजिए, इसके बाद अंबर जी आपके पास आऊंगी। अनुराग जी अब बीच में कोई किसी नहीं बोलेगा। सुनिए अभी, बोलिए अनुराग। चोर की दाढ़ी में तिनका देखो कितना चीख चीख के चिल्ला रहे हैं। अरे भैया सरकार आपकी है, कानून आपकी। अरे चोर की दाढ़ी में तिनका इनका छोड़िए। शिवम अगर आपने सवाल पूछे तो सुनिए, उनसे सीधा सवाल पूछ लीजिए। पूछिए सवाल। अनुराग जी जवाब दीजिए और मेरे सवालों का जवाब भी दे दीजिए। सरकार पक्ष आपका है, जवाब दीजिए ना। मैं कह रहा हूँ गलत किया, कानून भी बनाया, जेल भेजेंगे और बड़ी सजा देंगे उसको। अब आप बोलिए। वो हल्ला मत बचाइए, कोई हल्ला नहीं बचा रहा है। बीच में आप नहीं बोलेंगे शिवम, बीच में नहीं बोलेंगे, सीधा जवाब ले। शिवम बीच में मैं जवाब दे रही हूं सर। कभी विनोद जी बोल रहे तो उनके बीच में बोल लो, शिवम बोल रहे तो उनके बीच में बोल लो, डिटेल करते रहो। रुकिए सर, सुनिए
बोलिए 3 अनुराग महीने जी। तक बच्ची के साथ अन्याय होता रहा, कहां थी कानून व्यवस्था, कहां थी पुलिस सिस्टम आपका, कहां थी सरकार आपकी? 3 साल आप बताइए। अरे नहीं, जवाब दो जलालुद्दीन। और जवाब नहीं दे पा रहे हो आप। अरे जलालुद्दीन, जिसको आप शंभू बाबा अनवर मियां, जलालुद्दीन पर सवाल है। अनुराग जी, मेरा चोर सवाल ये के था बारे में 2 शब्द अखिलेश बोलो। यादव का, शिवम रुकिए जरा, मेरा सवाल ये था कि अखिलेश यादव का इस पर्टिकुलर मसले पर मुझे आप एक आधिकारिक बयान दिखा दीजिए, एक ट्वीट दिखा दीजिए। आपने सरकार पर सवाल उठाना भी चाहिए, विपक्ष की भूमिका में है आप, लेकिन विपक्ष अरे सवाल का उठा रहा हूं, स्टैंड तो क्या है? अरे यार दोनों एक ही चीज सवाल पूछ रहे, तो उन्होंने पूछ लिया भाई, आप बोलने तो दीजिए, दोनों ने बोलिए ना पूछा। अनुराग कोई जी, 200 मैं बार आपको सवाल मौका पूछ दे लिया, रही हूं। जब जवाब नहीं शिवम देंगे? रुकिए भाई, जरा, बोलिए। शिवम रुकिए जरा, रुको, जवाब बोले। तो देने दीजिए। भाई अब तक तो मुझे एक ही प्रवक्ता नजर आ रहा था, मुझे अब ये दो देखिए, प्रवक्ता अब बीजेपी आप के नजर आ रहे हैं। अगर एक ही पॉइंट सवाल पर ये जवाब आदमी पूछो। बात कर ले तो अरे मैं देखिए, मान जाऊंगा। अनुराग जी, मुझे हंसी आती है कि अगर सवाल पूछूं तो मैं बीजेपी की प्रवक्ता आपको नजर आती हूं। जवाब तो देने जवाब दीजिए दीजिए। देवी जी, जवाब तो देने दीजिए, जीडीपी की दीजिए। फुल फॉर्म पूछनी है आपको, सरस्वती शिवम, विद्या आप मंदिर बीच में में एडमिशन नहीं दिलवा बोलेंगे। दूंगा, बता शिवम, देंगे मुझे वो। आपकी आवाज भी बंद करानी पड़ेगी ऐसा करेंगे तो। वो करे, मैं तो सवाल अनुराग का जी, जवाब चाहता हूँ। सुनिए ना, सुनिए, वो जवाब दे रहे हैं, देने दीजिए पहले। पूछिए। चोर परेशान कितना है, ओहो, चोर पकड़ा गया है तो हड़बड़ा रहा है, बोलने नहीं दे रहा है। ठीक है, चोर बोलिए ना, बोलिए। अब चोर शिवम कैसे आपके पकड़ा बीच गया में एक है? बार भी नहीं चोर बोलेंगे, कैसे बोलिए। पकड़ा गया है? शिवम आप कुछ देखिए, नहीं बोलेंगे बीच में, बोलिए अनुराग जी। सरकार, चुप रहिए। सरकार इनकी, पुलिस सिस्टम इनका, चीफ मिनिस्टर इनके, सारा सिस्टम इनका। बच्ची के साथ अन्याय, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, पैसा भी आ गया अकाउंट में, विदेशी धन भी आ गया, सरकार को पता नहीं चला। यहाँ चढ़ो के हमसे पूछ रहे हैं, आप बताओ, आप बताओ, बताइए, ये जवाब कैसे पैसा आ गया? ये बताइए। आप बताओ बच्चे के साथ अन्याय कैसा हो गया? आप बताओ हैट्रिक्स क्या होगा? करने अरे में हम लगे बताएंगे हो। क्या आप बताओगे? हैट्रिक्स। किसको सजा दिलाने का काम आपका है कि हमारा? 40 मिनट हो सजा गई, दिलाइए। एक चलिए। बयान धर्मांतरण पर नहीं है, एक जवाब ठीक है जलालुद्दीन अनुराग पर जी, नहीं है। आपको अखिलेश यादव के आपको प्रवक्ता है, सेलेक्टिव भाजपा राजनीति भाजपा करनी कर रहे है, हैं, आपको भाजपा मेरे बताने पर के लिए मैं इल्जाम बैठा हूं। लगाना है, अपने लगाइए। नेता का अंबर स्टैंड बताओ। जैदी, शिवम रुकिएगा, बाकी भी मेहमान हैं, बाकी भी मेहमान हैं। अंबर जैदी, शादाब ने तो सिरे से ही नकार दिया, वो कह रहे हैं कि भाई लड़की अगर 18 साल के ऊपर की हैं तो इतनी मासूम नहीं होती कि उन्हें कोई बरगला ले। देखिए, ये बहुत ही इंसेंसिटिव बयान है, गैर जिम्मेदार बयान है। जिस तरह से अनुराग जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और पूरा उनका गैर जिम्मेदार रवैया यहाँ पर नजर आ रहा है। बहुत अनवर जी। ही भद्दे अंदाज में बात कर रहे हैं, एकदम शिवम, नौटंकी आप कर किसी रहे के हैं, बीच वो में नहीं हंसते बोलेंगे। मुस्कुरा रहे हैं, अलग अलग चेहरे बना रहे हैं, जिससे साफ तौर पर ये नजर आता है कि वो इस मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं। अखिलेश यादव जी को लेकर आपने सवाल किया कि उनका क्या आधिकारिक बयान है जमालुद्दीन को या जलालुद्दीन को लेकर। उस पे उन्होंने जीडीपी, पीडीपी, पॉपुलेशन और इन्फ्लेशन सब कुछ उन्होंने गिना दिया, सिवाय मुद्दे पे बात करने के लिए, जिससे ये दिखता है कि इनको कितनी परवाह है इस तुष्टीकरण की राजनीति की, जिसके चलते डरते हैं इस बयान पे बात करने से। वो जमालुद्दीन के ऊपर कुछ नहीं कहना चाहेंगे। आपसे बात कीजिए, योगी आदित्यनाथ, पीडीपी, अब राजनीति, मोदी, अब कैसे पैसा आ गया? भाई साहब, पैसा आ गया। अब सवाल ये है कि आप क्या कहते हैं, जलालुद्दीन को सजा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जो किया गलत किया कि नहीं किया? आज ये पूरा जो रैकेट है वो सामने आया है। आप इस पूरे रैकेट पर क्या कहना चाहते हैं कि जो कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में एक संगठित तरीके से, उस पर समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता क्या कहते हैं? सिवाय पीडीपी, इन्फ्लेशन और पॉपुलेशन और जीडीपी करने के आपको पता है कि आप कितने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन आज आप धर्मांतरण पे बात कर रहे हैं, उस पर बात कर लीजिए। आपकी बात किसको समझ में नहीं आ रही? आप इतने मैच्योर हैं, एक बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अजीब अजीब मुंह बनाएंगे नर्सरी के बच्चों वाले, आप हंसेंगे, इससे ये जस्टिफाइड नहीं है। और हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े मदरसे चलते हैं, जिससे पाकिस्तान तक बड़ी एक आइडियोलॉजी का प्रसार होता है। लेकिन आप यहां पर बैठकर जब योगी आदित्यनाथ उन मदरसों को मॉडर्नाइज करने की बात करते हैं तो आप सड़कों पे आ जाते, कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा। जब कुछ भी सुधार की बात आती है तो आप लोग सड़कों पे आ जाते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। लेकिन अब उन मामलों को प्रकाश में लाकर उनकी सजाएं तय की जा रही है, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, तब भी आपको दिक्कत हो रही है कि सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है। भाई, सरकार इन मामलों को सबसे पहले तो आइडेंटिफाई किया। आपके समय में तो इन मुद्दों को आइडेंटिफाई नहीं किया जाता था कि ऐसी कोई समस्या भी है। और 18 साल की बच्ची होती है, इतनी बड़ी नहीं होती है कि उसको इनफैक्ट 18 साल की नहीं, मेरे पास तो उससे भी बड़ी बड़ी महिलाएं जिनके साथ धोखा हुआ है, ना सिर्फ देश में बल्कि देश से ले जाकर विदेश में उनको फंसाया गया और बड़ी मुश्किल से वो वापस देश में आई है। तो बड़ा कुछ चल रहा है। आज सरकार इन मामलों को गंभीरता से ले रही है, सजाएं तय कर रही है, हाफिज नूर में शामिल है। मैंने आपको नाम भी गिनाए, लड़कियों को धोखे से फंसाया गया, मुस्लिम लड़कों ने हिंदू नाम का इस्तेमाल किया, लड़कियों से बात की, अपने प्रेम में फंसाया,
किसी को भाई बनकर फंसाया, किसी को बॉयफ्रेंड बनकर फंसाया, अलग अलग रिश्ते बनाए। क्या आप अभी भी यही कहेंगे कि ये सिर्फ एक षड्यंत्र है मुस्लिमों को टारगेट करने का? आपने भी एक लिस्ट सुनाई है और एक लिस्ट बंसल जी ने भी सुनाई है। बेहतर होता कि वो वाली लिस्ट भी आपके पास में होती जो बरेली के बाबा ने 79 लड़कियों की लिस्ट दी थी। सवाल क्या है मेरा आपने आपसे? सुनाई नहीं है। वहाँ हाफिज नूर जी, सवाल क्या है मेरा आपसे? अगर आप उससे बात करने के लिए बैठे सवाल क्या है मेरा आपसे? एक तरफ की बात आप यहाँ पर रख लें तो पूरे मामले को गंभीरता से लीजिए कि आखिर चल क्या रहा है, ऐसे मामले क्यों आ रहे हैं, सिवाय ये करने के आप एक ही बात बोलते रहे कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आप ये भी जान लीजिए कि आखिर मुसलमानों को टारगेट किया क्यों जा रहा है, समस्या कहाँ पे है? हमने हिंदू बना दिया है, उसके बारे में बोलिए ना कुछ। आप बोलिए ना अंबर जी। हाफिज नूर, मेरा आपसे सवाल क्या है? हाफिज नूर साहब, मेरा आपसे सवाल क्या है सर? मेरा आपसे सवाल क्या है? आप यही कह रहे हैं कि अभी भी मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? आप अभी भी यही कहेंगे? आपको शायद रुकिए जरा, मेरा सवाल ये सुन ले जरा, मेरा सवाल सुन ले हाफिज नूर जी। या अमन अनवर बना हो, एक मामला बता दीजिए, मैं आपके साथ बैठी नजर आऊंगी। अरे भाई, मैं तो कह रही हूँ कि आप एक केस बता दीजिए जहाँ पर राकेश रिजवान बना हो या अमन अनवर बना हो, बताइए। कितना गलत बोली हो आप? क्या मैं बिल्कुल तथ्य बोल रही हूँ, गलत नहीं बोल रही, तथ्य बोल रही। आप तथ्य ले आइए, मैं तो बोल रही हूँ कि आप केस लेके आइए, मैं आपके साथ आवाज उठाऊंगी। आपका काम इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बोलना है, बोलती रहती हो। आपका काम है झूठ को छुपाकर इस्लाम को बदनाम करना। ठहरिएगा जरा। हाफिज नूर साहब, मेरा सवाल आपसे क्या था? मैं आपसे फिर से यही सवाल दोहरा रही हूँ, क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? क्या अल्लाह उन लोगों को कबूल करता है जिन्हें जबरदस्ती जिनका धर्मांतरण करवा दिया जाता है? क्या इस्लाम ऐसे लोगों को कबूल करता है? मैं फिर से आप सवाल पूछ रही हूँ, आप मेरे जवाब से भागेंगे सर, मैं आपके पास नहीं आऊंगी दोबारा। अरे कौन भाग रही है आप? हम नहीं, हम मेरा जवाब दीजिए, मेरा सवाल क्या है? आप बात सुनिए, मेरे दरमियान में कोई आएगा तो जाहिर है कि सवाल इधर से उधर जाएगा। मेरी बात आप पूरी आप सुन ले, कोई भी बोले, कोई नहीं बोल रहा आपके बीच में, सब लोग आपको शांति के साथ सुन रहे हैं। सुन ले आप मेरी बात। मैंने आपसे कहा ना, अभी आपने लिस्ट 2 लोगों ने जारी की, एक लिस्ट बरेली वाली भी होनी चाहिए आपको। यही अन्याय, यही नाइंसाफी जो है वो देश के लिए खराब है। देश को दूसरी हालत में आप लोग ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। वो कोई वो जलालुद्दीन हो, कोई वो बाबा हो, वो कोई भी है, उसकी जांच होनी चाहिए। मैंने पहले लफ्जों में कहा आपसे कि उसको उसकी जगह बाहर है ही नहीं, उसे जेल की सलाखों में भेजा जाए और बाकायदा उस पर कार्रवाई बहुत अच्छी वाली हो, ताकि ऐसे लोग दोबारा से वजूद में ना आए। हम इस पक्ष में नहीं है कि ये बाबा जो कर रहा है ये सही है, नहीं। इस तरह के कोई भी बाबा हो, कोई चाहे कोई टोपी लगा के आए, चाहे कोई धोती पहन के आए, कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। रही बात इस बात की कि ये सुने अभी जो है ये नमाजबादी इन्होंने 2-4 जुमले इन्होंने जैसे वो कर लिए, रट लिए, इन्हें याद ही नहीं कुछ और इसके अलावा। मैं बंसल जी आपसे गुजारिश करता हूं कि कुछ और भी थोड़ा आप सीख लो, इसके अलावा भी बोलना। नमाजबादी क्या होता है बताओ? आप क्या मुसलमानों की इबादत का गलत तरीके से उस लफ्ज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो क्या आप? नहीं, अखिलेश यादव का मुसलमान है? नहीं, ये तो गलत बात है, गलत। अखिलेश यादव जी कोई मुसलमान नहीं है भाई, वो तो यादव है, हिंदू है। वो तो अनुराग भदौरिया भी हिंदू है, उसको नमाज से क्यों जोड़ रहे हैं भाई? ठीक है, नहीं, पूजा से मत जोड़िए इनको। हिंदू धर्म के पापी लोग हैं, आप अपने धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? आपके पास आप इनको अपने धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? ये हिंदू धर्म के पापी लोग हैं। ये जो अनवर अनुराग है ये हिंदू धर्म के पापी लोग हैं भाई। आप इनको पूजा से मत जोड़िएगा ना, आप सर्टिफिकेट नहीं बांटिएगा। बिल्कुल नहीं बांट रहे हैं, आप नहीं बांटिएगा, मैं तो बता रहा हूं, नहीं बांटिएगा। बिल्कुल नहीं जरा जवाब देने दीजिए शादाब, बाकी मेहमानों को भी मुझे शामिल करने दीजिए प्लीज, सबको बोलने दीजिए। शादाब, बदतमीजियां कर रहे हो। हाफिज नूर जी सुन लिया आपको सबने, सुन लीजिए। एक तरफ जहां बेटियों पर अत्याचार रोकने में नाकाम, विदेशी फंडिंग रोकने में नाकाम, हिंदू बेटियों पर अत्याचार हो रहा है। अगर सरकार हमारी होगी तो किसी हिंदू बेटी के साथ किसी प्रकार का अत्याचार नहीं होगा। इस सरकार को रहने की कोई जरूरत नहीं, इस्तीफा दे देना चाहिए इनको तो, क्योंकि ये सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में नाकाम है, हिंदुओं के साथ न्याय करने में नाकाम है, हिंदू बेटियों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, ये खुद इस बात को स्वीकार करें हैं। इसीलिए MIM अगर सरकार में होगी, मुख्यमंत्री हमारा होगा, किसी बेटी के साथ अत्याचार नहीं होगा। इस प्रकार के गुंडे अगर कोई भी
धर्म का धर्मांतरण कराएंगे जबरदस्ती, चाहे कोई हिंदू का मुसलमान में, वो सारे के सारे इस्लाम हो जाएंगे, सबका खतरा हो जाएगा और स्वेच्छा से कोई धर्म परिवर्तन करेगा सरकार तो उसको आजादी के साथ सम्मान के साथ करने दिया भारत जाएगा। को बांग्लादेश और किसी को गुंडागर्दी नहीं विनोद बंसल जी, करने देंगे। इसके बाद आप ही को मौका दे रही हूँ, इसके बाद आप ही के पास अब आऊंगी, हमारी रुकिएगा। सरकार आने वाली है जब न्याय होगा। बीजेपी नाकाम हो चुकी। चलिए शादाब चौहान, मुझे खुशी हुई कि कम से कम आपने ये तो माना कि अत्याचार हुआ है। इससे पहले तो आप मुकर गए थे, इससे पहले तो आपने कह दिया अरे कि बेटियों पे अत्याचार हो रहा है इस सरकार में, इसमें कौन परेशानी है? इस सरकार में बेटियों के हर घंटे अच्छा, धर्मांतरण के मामले में जो मेरा सवाल था, आपका स्टैंड अभी भी वही है? घंटे में महिला उत्पीड़न होता है। आपका स्टैंड अभी भी वही है? मेरा स्टैंड यही है कि हर घंटे महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है उत्तर प्रदेश में। हमारी सरकार आएगी तो नहीं होगा। उत्तर प्रदेश सरकार नाकाम है, हिंदुओं के साथ न्याय करने में नाकाम है, हिंदू विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। धर्मांतरण के मामले में आपका क्या मात्र रुख है? 10 सेकंड शिवा मांगी, पहले मुझे शादाब चौहान से अपना जवाब चाहिए। ले लीजिए। किसी गुंडे को जबरदस्ती न धर्म परिवर्तन करने दिया जाएगा और अपनी मर्जी से कोई करेगा न उसको परेशान करने दिया जाएगा। हम भी वही कह रहे हैं, हमारा संविधान भी यही कहता है, अपनी मर्जी से ना। जो संविधान कहता है जोर वो शादाब जबरदस्ती का चौहान क्या? कहता है, जो संविधान कहता है वो शादाब चौहान कहता है। ठीक है विनोद बंसल जी, इसके बाद शिवम 10 सेकंड जल्दी से शादाब 10 को सेकंड लेकर में। शादाब कह रहे हैं हम अगर सरकार में आ गए तो इस देश में और प्रदेश में हिंदू बेटियों के साथ जो हो रहा है नहीं होने देंगे। अरे जहां के सांसद हो वहां रोक लो। 1991 में अमीना केस में 12,000 रुपए में 60 साल की अमीना नाम की महिला को अरब शेख को बेच दिया गया। ये केस पुलिस में है। हैदराबाद रुकता नहीं आपसे। 2004 में शारजा में एक बेटी को बेच दिया गया। 2010 में मुस्लिम गरीब परिवार की बेटी को एक गल्फ कंट्री को बेच दिया गया। 2017 में हाजी खान नाम की बेटी को बेच दिया गया। 2016-17 में जैनब नाम की महिला को बेच दिया गया। 2017 में एक रैकेट की पकड़ा गया हैदराबाद में। हैदराबाद की बेटियों को लेकर जाया जा रहा है, रैकेट चल रहे हैं, वो रुकते नहीं सांसद होते हुए बचाने चले हिंदुओं की बेटियों को। जाके सांसदों पहले वहां कुछ कर लो, पहले वहां कुछ कर लो। विनोद बंसल जी जल्दी से सर, 20 सेकंड है आपके पास। प्रिया जी मैं दो बातें कहना चाहता हूं। जी। देखिए जो समाजवादी पार्टी, मैं फिर पता नहीं मैं समाजवादी बोल देता हूं, चलो कोई बात नहीं। मैं कहता हूं ये जो पार्टी है ये बार बार सरकार की निंदा तो कर रही है, ठीक है, विपक्ष में रहनी है, निंदा करनी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कितनी बार इन्होंने पत्र लिखा शासन प्रशासन को और सरकार को, कितनी बार सड़क पर आकर के इसके धर्मांतरण के विरुद्ध कोई प्रदर्शन किया? हिंदुओं के हित में कभी कोई खड़े हुए क्या? एक भी कोई प्रदर्शन हिंदुओं के हित में? अगर कोई इस्लामिक जिहादी आतंकवादी हो या ऐसे धर्मांतरणकारी गैंग या इस्लामिक सेक्स गैंग, वो सारे के सारे लोग जब हिंदुओं पर प्रहार करते हैं तो ये सारे के सारे किसी बिल में घुस जाते हैं। टीवी चैनल पर तो खूब बोलेंगे, लेकिन धरातल पर नजर आएंगे। अनुराग जी लास्ट स्टेटमेंट है सर, 10 सेकंड में जवाब खत्म करिएगा, इसके बाद मुझे बाइंड अप करना है। 10 सेकंड अनुराग जी। इन्होंने निंदा तो की नहीं, निंदा तो करी इन्होंने, लेकिन मैं कहना चाहता हूं जिस लड़कियों की बात कर रहे थे, क्या ऐसी घटना जो अभी हिंदू लड़कियों के साथ हुई, अगर मुसलमान लड़कियों के साथ होती तो क्या ऐसी स्टेडियम बनाए सभी बच्चियों के लिए? हम तो सभी पूरे समाज के हर बच्चे। धर्मांतरण पे आपने क्या कहा? धर्मांतरण पे आपने क्या कहा अनुराग जी? मैं सीधी सी बात, देश के अंदर में कोई भी धर्मांतरण पे आपने क्या कहा? करेगा तो कठोर कार्रवाई। चलिए मेरे पास आज समय इतना ही था सर, मेरे पास आज समय इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए।